अब देखो हम जो कल करा था उसी के आगे चलते हैं इसी चैप्टर में। बिलियन चैप्टर का नाम है बिलियन। उसमें अब आपका आता है परासरण। तो परासरण क्या होता है? विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली में होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह, मतलब खुद ब खुद बहना। इसका एग्जाम्पल जो होता है सबसे आसान होता है, जैसे किशमिश को लेके आप पानी के अंदर डाल दें तो वो फूल जाएगा। तो उससे क्या होगा कि जो विलायक के अणु होते हैं उसके जो ऊपर लेयर चढ़ी होती है, जो उसका बक्कल होता है, वो काम करेगा कैसा? अर्धपारगम्य झिल्ली जैसा। ठीक है। तो उसमें से जो क्या होगा विलायक, वो कहां पहुंच जाएगा? सांद्र विलयन में, जो कि इसमें बताया है। यानी विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली में होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर स्वतः प्रवाह जो होता है उसको क्या कहते हैं? परासरण। तो परासरण हमें कहां से पता चलेगा? अगर किसी किशमिश को लेकर पानी के अंदर डाल दें। करो अर्धपारगम्य झिल्ली ऐसी झिल्लियां जो केवल विलायक के अणुओं को अपने में से होकर आर पार आने जाने देती हैं, परंतु विलेय के अणुओं को नहीं। क्योंकि अगर विलेय के अणु जाएंगे तो किशमिश के अंदर का जो पार्ट है, जो गूदा जिसको कहते हैं, वो सांद्र विलयन होगा, वो भी बाहर आके मिल जाएगा और पानी क्या होगा? मीठा। जबकि ऐसा नहीं होता है। ठीक है। तो अर्धपारगम्य झिल्ली कौन होती है? जो केवल विलायक के अणुओं को आने जाने देती है, विलेय के अणुओं को नहीं। अब इसमें जैसे एग्जाम्पल बकरे का आंत से हो गया, अंडे की झिल्ली हो गई, कोशिका झिल्ली, और भी बहुत सी होती है। फिर इसके बाद आता है परासरण दाब। तो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक किए विलयन में विलायक के प्रवेश को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया आवश्यक अतिरिक्त दाब विलयन का परासरण दाब कहलाता है। ठीक है। तो इस चीज को पहले आप समझ लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखो, अब आता है तनु विलयनों की बाइंड हाफ समीकरण। इसके पहले दो नियम है, बाइंड हाफ यानी बॉयल बाइंड हाफ का और चार्ल्स बाइंड हाफ का। उनकी जरूरत नहीं है, तो केवल इसकी जरूरत है, इसी को डेरिवेट कर दे रहे हैं। तो इसमें क्या है? ऐसी समीकरण जो बॉयल बाइंड हाफ और चार्ल्स बाइंड हाफ के नियमों को मिलाने पर मिलती है, वो कौन सी होती है? तनु विलयनों की बाइंड हाफ समीकरण। तो पहले लेंगे इसमें बॉयल बॉन्ड हाफ नियम से। तो इनका नियम क्या होता है? पी समीकरण हो जाएगी एक। फिर दूसरा होता है चार्ल्स बॉन्ड हाफ नियम से। तो इनका नियम होता है P प्रोपोर्शनल T। समीकरण हो गई दो। समीकरण एक व दो को मिलाने पर, तो जब मिलाते हैं तो जो चीज दोनों में होती है उसको एक बार लिखते हैं, और जो अलग अलग चीज होती है उसको पूरा लिख लेते हैं। अब जब ये वाला चिन्ह हटेगा तो यहाँ कॉन्स्टेंट आता है आर बी, ये इधर ले आएंगे तो पी बी बराबर हो जाएगा आर टी। समीकरण हुई 3, जहां आर ऋण वर्ग नियतांक है। ठीक है। अब यदि विलयन में विलय के स्मॉल एन मोल हो तो समीकरण बन जाएगी पीवी बराबर एन आर टी। ठीक है। ये हमारा समीकरण हो जाएगा 4। अब चूंकि एन बराबर होता है डब्ल्यू बटे एम, इसलिए पीवी बराबर हो जाएगा डब्ल्यू बटे एम आर टी। एक फॉर्मूला ये बन जाएगा। ये समीकरण हो जाएगी आपकी 5। ठीक है। अब पुनः समीकरण 4 से, तो P बराबर इसे कर ले हम एन अपॉन वी इंटू आर टी। अब चूंकि एन अपॉन वी का मान होता है C, इसलिए हो जाएगा P बराबर सी आर टी। एक फॉर्मूला इसका ये बन जाएगा। ये समीकरण हो जाएगी 6। अब इसका और इसका उपयोग हमें न्यूमेरिकल में करना है। अब देखो क्वेश्चन है 27 डिग्री सी पर यूरिया के m/20 बिलियन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। आर का मान तो यही होगा, सब में याद रखना, अगर ना भी हो तो सवाल में से दिया होता है। ठीक है। सबसे पहले स्मॉल टी की वैल्यू दी है 27 डिग्री सी। कैपिटल टी बराबर होता है स्मॉल टी प्लस 273। तो 27 प्लस 273 कितना हुआ? 300 केल्विन। ठीक। इसमें सी का मान दिया है 1/20 एम, और आपको आर का मान दिया है 0.0821 यूनिट। लंबा मात्रा के यूनिट लिख के बात खत्म। ठीक है। अब इसके बाद आपको निकालना क्या है? यहाँ पे परासरण दाब P। अब फॉर्मूला होता है P बराबर सी आर टी। सी का मान है यहाँ पे 1/20, आर का 0.0821 और गुणा 300।
जीरो से जीरो कट गया, 2 से इसको काटेंगे तो 15 बार, 15 की गुणा इधर कर लें, 15 कम, 15 के 5 हासिल लगा 1, 15 दूनी 30 और 1 31 हासिल लगे 3, 15 अट्ठे 120 और 3 123। अब पॉइंट देखो 1 2 3 4 के बाद 1 2 3 और एक ये 4, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.23। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया।